दोस्तों, आज की कहानी है गंवार। आशा जी खांसते हुए कहा, बहू, आज मेरी बीसी पार्टी है। मेरी बीसी की सहेलियां आएंगी। सब इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रहे। और हाँ, गंवार की तरह कपड़े पहनकर ना जाना। उन लोगों के सामने तुम तो 5 मीटर की साड़ी लपेटे रहती हो, वह ना लपेट लेना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अगर तुम साड़ी लपेट कर आ जाओगी तो वहाँ लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहनकर आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम ना करना जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गंवार हो। करिश्मा की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा, मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। करिश्मा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें लाकर दिया तो था, वह कहाँ गया? करिश्मा की सास आशा ने गुस्से से पूछा, मम्मी जी, मैंने वह सभी कपड़े सो दीदी को दे दिया था, क्योंकि मुझे वह कपड़े पहनने में अच्छे ही नहीं लगते थे। करिश्मा ने डरते हुए नजरें झुकाकर कहा, अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी गंवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन भी बर्बाद हो गया। पता नहीं दुर्गेश के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। आशा जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बात सुनकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कुछ नहीं और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी तभी उसकी नजर अपने ससुर पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बात सुन रहे थे। आशा जी की नजर भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी, वह शक पका गई। करिश्मा के ससुर गोपाल जी कुछ कहते उससे पहले कि दरवाजे की घंटी बज गई। आशा जी ने कहा, लगता है मेरी बीसी पार्टी की सहेलियां आ गई हैं। उन्होंने जानबूझकर गोपाल जी को इशारा किया, चुप रहे, कहीं बात आगे ना बढ़े। गोपाल जी भी वहां से चले गए, क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वह कोई पंगा नहीं करना चाहते थे। आशा जी ने गेट खोला तो वहां उसकी बीसी पार्टी की सहेलियां सारी खड़ी हुई थी। आशा जी उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें अंदर लेकर आई। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, आशा जी, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ठकुराइन जी, यह मेरी पसंद से हुआ है ना, इसलिए अच्छा तो लगेगा ही। आशा जी गर्व से कहा, सभी बीसी पार्टी की औरतें अपने घर परिवार की बड़ाई करने में लगी हुई थी। आशा जी अपने पसंद और अपने काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी ठकुराइन जी ने पूछा, आशा जी, आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्या आप उसे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहती? ठकुराइन जी की बात सुनकर आशा जी को ना चाहते हुए भी करिश्मा को वहां बुलाना पड़ा। करिश्मा ने साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी गूंथी हुई थी। करिश्मा को साड़ी पहने देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखने कर मुस्कुराने लगी। आशा जी ने सभी के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर करिश्मा को घूरने लगी। उन औरतों में से एक औरत ने कहा, अरे आशा जी, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने की साड़ी पहनती है, या तुम उसे दबा कर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेज शर्मा जी? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गंवार की तरह रहना पसंद करती है। आज उसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुनाई पड़ रही है, वरना किसी की
क्या मजाल की मुझे कुछ कहे। आप इस तरह के मेरे घर में इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मुझे भी जवाब देना अच्छी से तरह से आता है। आशा जी ने गुस्से में कहा, अरे छोड़ो तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठ गई। आशा जी की बहू चाहे तो कपड़े उस पहने, उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या जरूरत है। ललिता जी ने कहा। ललिता की बात सुनकर सभी ने उसका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगा। आशा ने संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगे। बीसी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी बीसी पार्टी मेंबर वहां से चले गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद आशा जी ने अपनी बहू करिश्मा को गुस्से में आवाज लगाई, करिश्मा यहाँ आओ। करिश्मा अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर डरते हुए धीरे से पूछा कि मम्मी जी क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुमने कसम खा लिया है क्या मेरी लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहेगी? आशा जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के साथ सामने कुछ कहा भी नहीं, तब आप ऐसे क्यों कह रही हैं? करिश्मा ने धीरे से डरते हुए कहा, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें पता भी है? और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ किया नहीं। आशा जी ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे विदेशी संस्कृति का पहनावा नहीं पसंद है। करिश्मा ने परेशान लहजे में कहा, तुम मम्मी से जबान लड़ा रही हो। उसके पति दुर्गेश ने घर के अंदर आते हुए कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बस मैं तो मम्मी जी से इतना कह रही थी कि करिश्मा की बात को काटते हुए दुर्गेश ने कहा, चुप करो, वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो और जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारी संस्कार कहाँ चल जाते हैं। दुर्गेश की बात सुनकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए। करिश्मा के आंसू देखकर आशा जी ने कहा, शुरू हो गया इसका नाटक। नाटक सीखना हो तो कोई इससे सीखे। तुम माँ बेटे हमेशा करिश्मा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। करिश्मा गंवार नहीं है, पढ़े लिखे गंवार तुम लोग हो। मैंने जानबूझकर करिश्मा को अपनी बहू बनाया है, जिसने मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। तुम लोग दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति का तात्पर्य समझा ही नहीं। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत करिश्मा को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने करिश्मा का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। करिश्मा के ससुर गोपाल जी ने गुस्से में कहकर और वहां से चले गए। दुर्गेश और आशा जी ने काट खा जाने वाली निगाहों से करिश्मा को देखा और वे भी लोग वहां से चले गए। करिश्मा आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और पति उससे नाराज रहते हैं। यही सोचते हुए करिश्मा रसोई में चली गई। करिश्मा ने शाम का भोजन बनाया और जमीन पर चटाई बिछाकर खाना परोसना शुरू किया। माँ बेटे ने अपना खाना उठाकर मेज कुर्सी लगाकर खाने लगे। हम लोग गंवारों की तरह खाना नहीं खाते मम्मी जी। जमीन पर बैठकर खाना खाने से बहुत फायदे होते हैं। आप गैस और घुटनों के दर्द से परेशान रहती हैं। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है और घुटना मोड़ने से व्यायाम भी होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। देखो आशा, मेरी बहू कितनी समझदार है, तुम्हारे भले के लिए सोचती है, फिर भी तुम उससे नाराज रहती हो। गोपाल जी ने कहा तो आशा जी अपने मुंह को टेढ़ा कर ली। करिश्मा कहा, कहाँ हो?
यहाँ आओ। दुर्गेश ने करिश्मा को आवाज लगाई। करिश्मा दौड़ती हुई आई। क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? करिश्मा ने पूछा। कल मैं अपने प्रमोशन के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी आएंगे। वाराणसी के राम बाग पैलेस होटल में है। वहाँ तुम्हारा रहना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ चलना है। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं चलोगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूँ। तुम्हें वही पहनकर चलना होगा। दुर्गेश ने करिश्मा को एक पैकेट देते हुए कहा। करिश्मा ने वह पैकेट अपने हाथ में लिए और जैसे उसे खोलने वाली थी तभी फोन की घंटी बजी। उसके चचेरे भाई का फोन था। दीदी, बड़े पापा की तबीयत खराब है और वह बनारस सुंदरलाल हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका ध्यान उधर चला गया। करिश्मा ने पैकेट ना खोलकर भाई से पूछने लगी, भाई, पापा की तबीयत अब कैसी है? थोड़ा बहुत ठीक है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने भाई की बात सुनकर करिश्मा घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। आशा जी ने उसे मना कर दी उससे पहले कि गोपाल जी ने कहा, करिश्मा, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर करिश्मा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है। उसका मायका उसी शहर में था। उसने दुर्गेश से कहा कि वह कल पार्टी में जाने से पहले यहाँ आ जाएगी। उसके बाद करिश्मा अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद करिश्मा बहुत ज्यादा खुश हुई। करिश्मा को देखकर उसके पापा की तबीयत में अब सुधार हो गया और करिश्मा भी अपने माता पिता के साथ आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन करिश्मा की पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। करिश्मा ने दुर्गेश को फोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएंगे। दुर्गेश ने कहा, तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहनकर आना जो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था। करिश्मा अपने पापा को देखने के बाद अपने ससुराल चली गई। घर में कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। करिश्मा भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। उसने जब अपनी ड्रेस देखी तो वह चौंक गई। करिश्मा ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी से लक्ष्मीपति की साड़ी निकाली। साड़ी क्रीम कलर की थी और उसका बॉर्डर मैरून। करिश्मा ने वही साड़ी पहनी, अपने लंबे बालों को ढीला जूड़ा बनाया, गले में मैरून कलर का जड़ाऊ हार और हाथों में जड़ाऊ कंगन, माथे पे मैरून कलर की बिंदी, होठों पर मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई। जब करिश्मा ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो वह स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फोन बज उठा। करिश्मा ने फोन उठाया। फोन दे, दुर्गेश का था। कहाँ हो? कब तक होटल पहुंच रही हो? दुर्गेश ने गुस्से में करिश्मा से पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं घर से निकल रही हूँ। मुझे होटल पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेंगे, करिश्मा ने कहा। करिश्मा फोन रखने के बाद होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसकी स्कूटी सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही होटल के कंपाउंड में खड़ी हो गई। उतरकर करिश्मा सीधे अंदर पहुंची। वहां सभी लोग आ गए थे। जैसे ही दुर्गेश की नजर करिश्मा पर उसके चेहरे पर पड़ी, क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। आशा जी भी वहां आ गई और फुसफुसाकर बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मजा क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कहाँ की गंवार आ गई। तभी विदेश से आए हुए व्यक्तियों में से एक ने पूछा, मिस्टर दुर्गेश, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? यहाँ मेरी वाइफ मिशेल उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। दुर्गेश ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस्टर लॉरेंस, यह है मेरी पत्नी मिशेल। करिश्मा इंडियन
ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है मिस्टर दुर्गेश। पार्टी के सभी लोग करिश्मा के आसपास इकट्ठे हो गए और करिश्मा की साड़ी, उसके पहनावे, श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने आशा जी से कहा, आशा जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज पता चला कि आपने उसे हमसे दूर हमसे क्यों नहीं मिलवाया। वह इतनी सुंदर है, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। आशा जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहां उपस्थित सभी लोग करिश्मा की तारीफ करते रहे। तभी वहां शहर के हरिप्रसाद जी आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि करिश्मा ने तबला से जियारा क्वालिफाई किया है, तो उन्होंने खुश होकर करिश्मा के ससुर गोपाल जी से कहा, गोपाल जी, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी बहू तबला से जेआरएफ की है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक तबला वादक की आवश्यकता है। क्या करिश्मा बेटी मेरे कॉलेज में नौकरी करेगी? हरिप्रसाद साहब की बात सुनकर करिश्मा के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। हरिप्रसाद साहब की बात सुनकर आशा और दुर्गेश के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कुराहट फैल गई। तभी वहां गोपाल जी आ गए और उन्होंने व्यंग भरी आवाज में कहा, क्या हुआ आशा, आज तुम्हारे चेहरे पर करिश्मा के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दुर्गेश, तुम्हें आज करिश्मा एक गंवार नहीं लग रही है। आज वह चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर दुर्गेश शर्माते हुए नजरें झुका ली और आशा के चेहरे पर बेशर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। मुझे माफ कर दो करिश्मा बेटा, हम लोगों के चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृत का पर्दा पड़ा हुआ था, जो आज उतर गया। हमें तुम पर नाज है और मैं अभी खुश हूँ कि दुर्गेश के लिए उसके पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। आशा जी ने हंसते हुए करिश्मा से कहा। दुर्गेश बहुत प्यार से करिश्मा को देख रहा था। करिश्मा की नजर जब दुर्गेश पर पड़ी तो उसे अपनी ओर देखता हुआ करिश्मा शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। गोपाल जी अपने परिवार को एक होता हुआ देखकर खुशी से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।